खास शख्सियत के साथ बात करने जा रहे हैं। जाना पहचाना चेहरा है। हिंदुस्तान और खासतौर से अब तो विदेशों के अंदर भी एक स्टार फेस के रूप में जाने जाते हैं, एनालिस्ट के तौर पर, विश्लेषक के तौर पर, डॉक्टर मुक्तदर खान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच सर। आपको और आपके सुनने वालों को सबको गणेश चतुर्थी की मुबारकबादी। आप सबको भी, अमेरिका में जितने भी आप जहां से इस समय हैं। जी और मैं दर्शक मित्रों आपको बता दूं कि डॉक्टर खान जो हैं वो अमेरिका में डेलावेयर यूनिवर्सिटी के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। और एक तरह से कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, डिप्लोमेसी में उनकी जो बारीक पकड़ है, शायद मैंने बहुत कम लोगों में, हिंदुस्तान में या बाहर के लोगों में देखी है। और वो जिस गहराई से मुद्दों को पहचानते हैं, उसके अंदर उतर कर उसको एनालाइज करते हैं, वो कई बार मैं भी अचंभित हो जाता हूं। क्योंकि यही अनुभव है और यही जो कहते हैं ना कि एक विद्वान जो होता है ना, वो क्या कहते हैं ना कि वो उन चीजों को भी पकड़ लेता है जिनको हम जैसे आम इंसान नहीं पकड़ पाते। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, एक बड़ी खास बात है कि टैरिफ तो लागू हो गए और एक तरह से एक वर्ड मैं लगातार यूज कर रहा हूँ पिछले 15-20 एपिसोड से, एक हफ्ते से, कि इट इज गोइंग टू बी अ ब्लैक दिवाली फॉर मिलियंस ऑफ वर्कर्स इन इंडिया। ब्लैक दिवाली और शुरुआत हो गई है, चाहे वो डायमंड कटिंग पॉलिशिंग में हो, टेक्सटाइल में हो। मशीनें शांत हो गई हैं, फैक्ट्रियां शांत हो गई हैं, लोग नजर आने बंद हो गए हैं, प्रोडक्शन बंद हो गए हैं। लेदर हो, कारपेट हो, डायमंड्स हो, टेक्सटाइल हो, श्रिम्प हो, इतनी लंबी लाइन है कि बता नहीं सकता। लेकिन जब मैं बहुत सारे चैनल्स पे देखता हूं कि सिर्फ एक ही चर्चा होती है कि हम सहन कर लेंगे, हम देख लेंगे, कलेक्टिवली वी विल फेस इट, जो भी है, भारत के अंदर इतनी शक्ति है, बहुत ज्यादा हुआ तो जीडीपी का 0.3 0.4%। कोई ये बात करने को तैयार नहीं कि 10 करोड़ कारीगर जिनकी काली ईद और काली दिवाली होने जा रही है, उनके घरों में क्या होगा। जो उनके घरों में मातम छाया हुआ, उन 10 करोड़ की बात क्यों नहीं करते हैं। 4.5 करोड़ टेक्सटाइल में है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50 लाख डायमंड में है, 2 करोड़ श्रिम्प इंडस्ट्री में है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1 करोड़ पीपल, 25 लाख स्किल्ड और 75 लाख अनस्किल्ड पीपल कारपेट के अंदर है। 5 लाख लोग कानपुर लेदर इंडस्ट्री में डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करते हैं। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट देम सर, कि वो खाली हो गए हैं, उनके पास काम नहीं है, मशीनें काम नहीं कर रही, मशीनें रुक चुकी हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। फिरपुर में एक व्यक्ति का हाल ये है कि 5 लाख अंडरगारमेंट्स बनाए, अमेरिका को एक्सपोर्ट करने जा रहा था, उसने मना कर दिया कि 60-62% के ऊपर कौन लेगा आपसे, वी डोंट वांट। वो कहता है कि मेरा 10 करोड़ का माल है, इसका मैं क्या करूं। और इसके अलावा बाकी जो फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, इस टाइम ताले लग गए हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि आप चले जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है, फिर कभी मौसम अच्छा होगा तो हम देखेंगे। लेकिन ये पहला सवाल है मेरा सर, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस इशू कि इतने लोग बेरोजगार हैं और उससे हमारी इकोनॉमी में धक्का लगे, वो सेकेंडरी है। इनके घरों के दिए नहीं जलेंगे, इनके बच्चों की फीस कौन देगा साहब। सर, मतलब ये तो काफी गंभीर मसला है और पहले तो मैं बहुत खुश हूं कि यू आर फोकसिंग ऑन दिस। जैसा आपने कहा कि ज्यादा लोग इस पे नहीं बात कर रहे कि व्हाट विल इट डू टू द पुअर। देखिए, जब भी ये बवाल आता है सैंक्शंस वगैरह का, सैंक्शंस जो भी लगते हैं, हमेशा जो किसी भी सोसाइटी का जो सबसे गरीब तबका है उस पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ये हमने ईरान के मसले में भी देख लिया, इराक के एक्सपीरियंस में भी देख लिया, एंड यू विल सी दिस इन इंडिया। तो जैसा आप जानते हैं कि जो टैरिफ का इम्पैक्ट होने वाला है, उसके जो 3-4 चीज़ें हैं। एक ये कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, कुछ $87 बिलियन अमेरिका को, वो 50 के नीचे हो जाएंगे, रफली हाफ हो जाएगा वो। और वो हाफ इसलिए बचा हुआ है क्योंकि 2 सेक्टर्स में टैरिफ्स नहीं लग रहे हैं। एक फार्मास्यूटिकल्स में, जो इंडिया तकरीबन $10 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, और दूसरा आईफोन्स पर नहीं लगा। तो आईफोन्स और सेमीकंडक्टर डेरिवेटिव्स, यानी जिसमें भी सेमीकंडक्टर है, उस पे नहीं लग रहा है। तो वो भी इंडिया का मेरे ख्याल से $6-7 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हैं साल भर में। तो वो 2 चीज़ें बच जाएंगी, 10 या 50 बिलियन तक आ सकता है। दूसरा जो इम्पैक्ट है वो
जीडीपी ग्रोथ जिस तरह कह रहे हैं कि ऑलरेडी देखिए बगैर टैरिफ के इट्स ऑलरेडी प्रिडिक्टेड टू बी 6.2, पिछले साल 6.5 था। अगर आप पिछले 4 साल से देखें तो मुसलसिल इंडिया का ग्रोथ रेट इज गोइंग डाउन। इस बात से वो बच जाता है कि विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी कहकर लेकिन इट इज गोइंग डाउन 9.2, उसके बाद 6.5, उसके बाद अब 6.2। लेकिन अगर टैरिफ की वजह से कह रहे हैं कि 0.7 से लेके 0.4 तक वो कम हो सकता है, यानी 5 पॉइंट में आ जाएगा, समझना 5.8, 5.9, इट्स ए डिफरेंट कैटेगरी। एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि चाइना विल ऑल्सो बी 5 पॉइंट समथिंग। तो समझिए आप, इट इज अ वेरी मेजर इफेक्ट सिंबॉलिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, फॉरेन डोनर्स के लिए, स्टॉक परचेज करने के लिए। तीसरी चीज ये है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है सर, उसमें एक बहुत बड़ा सुराख है जिसके बारे में कोई तवज्जो ही नहीं देते। तो सिर्फ दो मेजर्स के बारे में बात करते हैं इंडिया में लोग, एक जीडीपी ग्रोथ और एक जीडीपी का टोटल साइज। बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन वो इतना ज्यादा हो गया। तो लेकिन जैसा कि जीडीपी पर कैपिटा का जिक्र नहीं होता, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो कभी मैं सुनता ही नहीं, कोई मुझसे बात ही नहीं करता, हालांकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स। उस पर आप 130 नंबर है, यानी देर आर 129 कंट्रीज जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया से बेहतर है। तो आप तीसरे इकोनॉमी बन भी गए तो क्या फायदा, बट उस पर जिक्र ही नहीं होता बिकॉज पीपल आर फोकस्ड ऑन दिस, क्योंकि इस पर नैरेटिव सरकार ने बना रखी है। तो जो इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इट्स नॉट क्रिएटिंग जॉब्स। 1 करोड़ जॉब्स पर ईयर का डेफिसिट है इंडिया में, 1 करोड़ जॉब्स कम बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप लेबर एक्सपोर्टर है, इसका जिक्र ही नहीं होता। इंडिया इज ए लेबर एक्सपोर्टर। अगर आप मिडल ईस्ट में देख लें, 1 करोड़ के करीब लोग मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं, अमेरिका में 55 लाख लोग हैं। इसलिए इतने तो जब उनकी बात होती है तो देन वी ओनली टॉक अबाउट कि भाई उनके पास रेमिटेंसेस जो आ रहे हैं तकरीबन 120 बिलियन डॉलर, उस पर तवज्जो है। बट व्हाट यू डोंट रियलाइज इज कि अगर ये वापस आ गए तो फिर जॉब्स कहाँ जाएंगे? सो अदर कंट्रीज आर प्रोवाइडिंग जॉब्स फॉर इंडियंस जो टैलेंटेड है वगैरह। तो जो बड़ा सुराख है जो अनएम्प्लॉयमेंट का, और इंडिया की सरकार जो मेजर करती है अनएम्प्लॉयमेंट, वो धोखेबाजी है। आपको पता है इंडिया इज द ओनली इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जो अनपेड एम्प्लॉयमेंट का जिक्र करती है। आपको तनख्वाह नहीं मिल रही लेकिन यू आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड। मिसाल के तौर पे लेट्स से कि आपने एमएस कंप्यूटर साइंस कर लिया, आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप घर बैठ के टीवी देख रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं और यूट्यूब पे शोज देख रहे हैं। आपके बाबा की पान की दुकान है और वो कहते हैं यार बेटा जरा ये पान खरीद के लेकर आ जाए मेरे लिए। आप जाके 10 मिनट में कहीं से पान लेके आके बाप को दे देते हैं, फिर वापस टीवी देख रहे हैं। दैट इज कंसिडर्ड एम्प्लॉयड सर, इवन दो यू नॉट पेड एनीथिंग। तो ये एक एक अजीब सा सिचुएशन है इंडिया में। सेकंड थिंग ये है, जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है वो एग्रीकल्चर में बढ़ रहा है और वो बढ़ रहा है इन द इनफॉर्मल सेक्टर में। यानी देर इज नो वेलफेयर, सेफ्टी नेट नहीं है, रिटायरमेंट के नहीं है, पेंशन नहीं है, इस तरह के प्रॉब्लम्स है। और वो सारा ये इसके वजह से बढ़ जाएगा। एक और प्रॉब्लम जो होने वाला है सर, कि ये टैरिफ का प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, यूरोप के लिए भी है, जापान के लिए भी है। कई लोगों के एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका कम होने वाले हैं। और अमेरिका का सेकेंड क्वार्टर जीडीपी, फर्स्ट क्वार्टर जो ट्रम्प के अंडर हुआ, -5.5 था वो, यानी 0.5 नेगेटिव से मतलब श्रिंक हुई थी इकोनॉमी बाय 0.5%। और जो सेकेंड क्वार्टर में है वो 3% से ग्रोथ हो गई। वो इसलिए हुआ कि इंपोर्ट्स कम हो गए। तो जो ट्रेड डेफिसिट रहता हो, आपका ट्रेड डेफिसिट अगर ज्यादा रहा तो इट हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर टोटल जीडीपी। तो अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट इसलिए ज्यादा आ रहा है क्योंकि इंपोर्ट्स कम हो जा रहे हैं। तो जो लोग बेच नहीं सक रहे अमेरिका में टैरिफ की वजह से, अगर आप चाइना को ले लें, जापान को ले लें, ये आपस में अब दूसरे मार्केट्स में compete करेंगे। तो भारत की सरकार ने 2 सॉल्यूशंस पेश किए हैं फॉर दोज हु आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड बाय टैरिफ। एक के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कह रही है हम उनको डायरेक्ट कुछ लाभार्थी यानी कोई वेलफेयर प्रोग्राम करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। अब ये पता नहीं कि किस तरह से सपोर्ट करेंगे, या डायरेक्ट पैसे देंगे या क्या देंगे, टैक्स टैक्स माफ कर देंगे,
आई डोंट नो व्हाट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो इंडिया की इंडस्ट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट थे उनकी सरकार मदद करेगी। ये एक, और दूसरी मदद जो सरकार करने वाली है इज गोइंग टू हेल्प देम डिवर्सिफाई। तो वो आपके पास जो इतने सारे अंडरगारमेंट्स बने हुए हैं, लेट अस सी कि वो अफ्रीका में बिकते हैं या चाइना में बिकते हैं या एशिया में बिकते हैं। सो दैट इज द सेकेंड अप्रोच जो वो ले जा रहे हैं। लेकिन आज स्कॉट बेसेंट जो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उन्होंने एक अच्छी बात कही कि इन द एंड वी विल गेट टुगेदर, ये कहा उन्होंने इंडिया के बारे में, इन द एंड वी विल गेट टुगेदर। अब ये एंड कितनी जल्दी आती है, दिस इज द मसला। लेकिन ही इज क्वाइट, मतलब बहुत परफॉर्म, उन्होंने कहा कि इंडिया ने नेगोशिएट परफॉर्मेटिवली किया है, यानी दिखाने के लिए नेगोशिएट किया है, सीरियसली नेगोशिएट नहीं किया। हालांकि सबसे पहले इंडिया शुरू की थी नेगोशिएशंस, तो उससे भी वो लोग काफी इरिटेटेड है कि नेगोशिएशंस के दौरान भी इंडिया ने गेम्स खेले हैं उनके साथ। तो इंडिया, अब तो डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट इवन नेगोशिएटिंग नाउ। आपको पता है जो अगस्त में जो अमेरिका का ट्रेड नेगोशिएटिंग की जो डेलीगेशन आने वाला था, उसने कैंसिल कर दिया अपना ट्रिप। सो देर इज नो डायलॉग गोइंग ऑन, मतलब डिप्लोमेटिक डायलॉग चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, बट ट्रेड नेगोशिएशंस नहीं हो रहे हैं। और आज 27 है यहाँ पर, आज से वो 50% टैरिफ लग गए हैं। और एक बात मैं बताता हूँ, फिर आपका अगला सवाल लेंगे, कि ये जो 50-50% कह रहे हैं ना, इट इज नॉट जस्ट 50%, बास चीजों पे और ज्यादा है। मिसाल के तौर पे जो एक ब्लूमबर्ग में, आपकी आवाज म्यूटेड है सर, आप म्यूटेड है। तो 60-62% तक है मोस्टली हाँ, सबका। तो जो ब्लूमबर्ग में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था कि इंडिया, चाइना और अमेरिका के बीच में कैसा फंस गया है। तो दे डिड ए स्टडी ऑन सोलर सेल्स। तो जो इंडिया में सोलर सेल्स बनते हैं उसके सारे पार्ट्स चाइना से आते हैं। तो ये बेसिकली असेंबल करते हैं, जैसे लेगो खेलते हैं ना बच्चे, बस वैसे ही ये लेगो के ऐसा बनाते हैं और फिर अमेरिका को बेचते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 64% टैरिफ लग रहा है सोलर सेल्स पर, इट इज नॉट 50। तो मैं 2 बार जाके चेक किया, मतलब ये 64 कहां से आ गया। तो जो पहले भी टैरिफ लगाए थे नेशनल सिक्योरिटी के तहत, जो बाइडेन ने भी लगा के गए, वो सब उसके ऊपर 50% लगे हैं। और ये कोई भी तवज्जो ही नहीं दे रहा है। दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक पॉलिसी। देखिए, थर्ड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड की जो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा फर्क ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड में पॉलिसी डिबेट्स ज्यादा होते हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स बहुत कम होते हैं। ये ट्रंप ने आके पॉलिटिकल डिबेट्स बहुत शुरू कर दी, लेकिन आप उससे पहले जाके देखें तो पॉलिसी की बहस, द पॉलिटिशियंस नो देयर स्टफ। आप किसी सेनेटर को रोक के पूछ लें 64% क्यों है, वो बता देगा आपको। बट हमारे पास हमारे मिनिस्टर्स भी इस बात का जिक्र ही नहीं करते। दे आर नॉट एजुकेटिंग देयर बिजनेस पीपल। जब वो इनवॉइसिंग करने जाएगा तो उसको स्टिकर शॉक होगा कि अरे मैं तो 50 समझ के आया था, उसके बेसिस पे मैंने प्राइस एडजस्ट कर दिया, अब आप कह रहे हैं 64% और 14%। देखिए, टैरिफ इतनी भयंकर चीज है, अगर 5% भी लग गई तो उल्टा पुल्टा हो जाता है ट्रेड। तो ये बहुत ही ज्यादा है, दिस इज लाइक अ मैसिव थिंग। तो आई थिंक कि इंडियन मीडिया शोकेसिंग छोड़कर दे शुड ट्राई टू एजुकेट द इंडियन बिजनेस पीपल जो ट्रेड में फोकस्ड हैं। और एक बात मुझे बताना था आपको कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है, इट इज नॉट रिच्ड 4 ट्रिलियन येट, साल के अंत में पहुंचेगी जब हम जापान के आगे हो जाएंगे। तो इंडिया की कुछ 3.8-3.9 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब है इकोनॉमी, जिसमें से ट्रेड 1.7 ट्रिलियन है। तो इंडिया का जो जीडीपी है टोटल ऑफ नियरली 4, उसका 45% इज डिपेंडेंट ऑन ट्रेड। और उसमें अमेरिका के साथ जो ट्रेड है वो 130 का नहीं है, वो 200 बिलियन से ज्यादा है अगर आप सर्विसेज का ऐड कर दें। तो इंडिया सरप्राइजिंगली, इंडिया शेयर ऑफ ट्रेड ऑफ जीडीपी चाइना से भी ज्यादा है। तो यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन ही नहीं है आपके पास। तो जो माल बनेगा अगर वो बाहर नहीं बिकेगा तो घर पे भी नहीं बिक रहा। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। हाँ, और जो इंडिया की जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट जो जिस तेजी से बढ़ी है 6% के ऊपर, आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन उस रफ्तार से नहीं है। इसलिए एक्सपोर्ट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। तो ये चीजें पब्लिक को समझाना चाहिए, बिजनेसमैन नीड टू नो दिस। ये आपने सही कहा।
$1700 $1725 बिलियन का जी इंडिया का फॉरेन ट्रेड है, जी हाँ अप्रोक्सीमेटली 44-45% ऑफ टोटल इंडियाज इकोनॉमी। जी $3.89 बिलियन का लास्ट मेरे पास काउंट है, लेकिन 3.89 से हम डाउन हो चुके हैं। उसका जी एक हाँ, रीजन ये है कि डॉलर की वैल्यू। ये 84 पे कैलकुलेटेड है। अब हम कल सुबह 88 टच करेंगे, जी 87-70 पे तो हम चल ही रहे थे। जी हाँ कल सुबह 88 क्रॉस करेंगे, तो अगर आप 88 पे जाएंगे तो आपका 3 से 4 से 5% तक और ये जीडीपी डाउन हो जाएगा जी हाँ। देखा जाए तो। एग्रीकल्चर पे आते हैं। एग्रीकल्चर में वो जो इंडिया के फिगर्स जो है ना सर, एक्सपोर्ट जो है, ट्रेड की फिगर्स है, मैं एक और एक इंटरेस्टिंग चीज में देख रहा था। वो जो 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स है, उसमें 920 इंपोर्ट है और 800 एक्सपोर्ट्स हैं। यानी जो 815 या 800, तो जो इंडिया का टोटल ट्रेड डेफिसिट है वो सिर्फ 90 बिलियन डॉलर है अब। लेकिन दैट इज इफ यू ऐड सर्विसेज, अगर आप सर्विसेज निकाल दें तो बहुत ज्यादा है, बट सर्विसेज और गुड्स मिलाकर इंडिया का ट्रेड डेफिसिट सिर्फ 90 बिलियन है। चाइना के साथ 99 है इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, सिर्फ चाइना से। ज्यादा हाँ ज्यादा है सर। हाँ हांगकांग को हम हमेशा एक्सक्लूड हाँ, मैं भी करते वही हैं। बोल रहा था, हांगकांग को अलग रखते अगर हैं, उसको आप अगर मिलाए इंक्लूड तो। करोगे तो $150 बिलियन हो जाता जी हाँ, इट इज, तो इट इज अनबिलीवेबल कि इंडिया कीप्स हांगकांग सेपरेट। और मुझे है। लगता है दैट इज जस्ट टू से कि अमेरिका इज आवर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, रादर देन सेइंग कि चाइना हांगकांग इज आवर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, क्योंकि वो तो 160 उसका उसका एक अलग अरेंजमेंट है कि हांगकांग का, उसमें इंडिया का भी इतना फॉल्ट नहीं है। करेंसी भी उसका एक अलग है। रीजन है कि आज भी हांगकांग को क्या है कि चाइना सेपरेट एंटिटी ट्रीट करता है, जी हाँ अपना पार्ट होके भी सेपरेट ट्रीट करता जी है। हाँ और आपको दर्शकों को हैरानी होगी सुन के कि चाइना का जो अधिकतर एफडीआई वो हांगकांग से होके आता है। वो जी चाइना का ही पैसा है, जी, पहले ब्लैक मनी है, वो हांगकांग जाता है और हांगकांग से घूम so, के वापस चाइना में आ वापस जाता है। वो अरेंजमेंट जानबूझ के करके रखा है, वो फ्री ट्रेड वो जोन वो होकर इंडिया की के। मॉरिशस है वो। जी जी, तो वो एक्चुअली चाइना का मॉरिशस एक्चुअली जी देखा जाए तो जी वो उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, जी इसलिए उसकी आंकड़े थोड़े से चाइना खुद भी अलग करके देता है एक्चुअली जी हांगकांग के जो जी है हाँ, अच्छा कि उस एंटिटी को कैसे देखा जाए। लेकिन मुझे एक बात का कई बार डर लगता है, लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं कि अगर ट्रम्प जैसा सरफिरा आदमी, मैं तो सरफिरा ही कहूंगा, जी हाँ इस देश के दिमाग में आती यार $110 बिलियन का तो हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी है अमेरिका को, जी हाँ यार कहीं ये गाज सर्विसेज में गिर गई तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। जब जिस दिन इसको पता लगा कि यार मैं $87 बिलियन की क्यों बात करता हूँ, मैं जो $110 बिलियन के 109 का आ जाए एग्जैक्टली जो वो है, क्या होगा मेरा, जबकि $387 बिलियन का हमारा सर्विसेज का एक्सपोर्ट है। 387 में से अप्रोक्सीमेटली 55% अमेरिका के साथ में है और सॉफ्टवेयर का पार्ट 110 बिलियन के आसपास है। बाकी आपकी ट्रैवल सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, 10 किस्म की और जो कंसल्टेंसीज हैं वो सब हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं। तो वो पैसा जो सारा आता है वो उसमें काउंट होता है सर्विसेज के अंदर। तो जी। कहीं ना कहीं डर लगता है कि कहीं सॉफ्टवेयर को उस लपेटे में ना ले ले आदमी, इसका कोई भरोसा नहीं है सर, सर सर। सो उसमें चक्कर ये है सर कि इट डिपेंड्स ऑन इंडिया। इंडिया क्या कर रही है करंटली, जियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को वो जियो पोलिटिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये जो चाइना की तरफ भाग रहे हैं, इट इज सच अ स्ट्रेंज, इतना जल्दी थोड़ा रुक जाते। एक हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ही बदल दे अपनी पोजीशन, या तो उनसे नेगोशिएट करने के बजाय वो आरआईसी की तरफ भाग रहे हैं, ब्रिक्स की तरफ। 7 साल के बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ समिट हो रहा है इंडिया का, 7 साल के बाद मोदी चाइना जा रहे हैं। ये पिछले 7 साल में क्या कर रहे थे, ये अमेरिका के पीछे भाग रहे थे ना, G7 G20 इधर ही फिर रहे थे वेस्ट में। तो आई थिंक इट इज नॉट ए जियो, ये अमेरिका डर नहीं जाएगा कि इंडिया चाइना मिलके हमको ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया चाइना के जो ताल्लुकात है दे आर मोर डिफिकल्ट एट द मोमेंट देन इंडिया यूएस। इंडिया यूएस के साथ तो कोई दूसरे प्रॉब्लम ही नहीं है, ये ट्रेड और टैरिफ के साथ है। चाइना के साथ तो आपका बॉर्डर का प्रॉब्लम है। और पिछले 2-3 दिन से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो चाइना की है वो बहुत नाराज है, एंड काफी सख्त स्टेटमेंट्स इश्यू भी हुए हैं इंडिया के खिलाफ ताइवान को लेकर। तो बट आई थिंक व्हाट इंडिया नीड्स टू डू इज टू हैव ए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी। आज से 2-3 हफ्ते पहले मैं एक वेरी प्रोमिनेंट इंडियन इकोनॉमिस्ट से बात किया था अपने शो पे, संतोष मेहरोत्रा है उनका नाम। तो आप जानते होंगे, जो इंडिया के प्लानिंग कमीशन के वो मेंबर भी थे यूएन। तो उन्होंने मुझसे बताया कि एक फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही नहीं है इंडिया के पास।
इंडिया डज नॉट हैव एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसके वजह से हर चीज एड हॉक होता है हर चीज एड हॉक हो रहा है। तो आप इतनी बातें करते हैं आत्मनिर्भर की। आत्मनिर्भर ये नहीं है कि आप अमेरिका से पलट के चाइना की तरफ भागें, दैट इज नॉट आत्मनिर्भर, यू आर जस्ट चेंजिंग योर डिपेंडेंसी। और दूसरा चीज है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं होने के वजह से इंडिया का जो जीडीपी का जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग का, आपको पता है जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं 1% भी ऊपर नहीं गया। वो एक जमाने में 17 था, अब वो 15-16 के अतराफ ही फिर रहा है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू काउंट। 13.9 पे सर, हाँ पिछले इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 14 भी नहीं हो पाया 14 भी नहीं हुआ। और फिर बीच में क्या करते हैं, थोड़ा चीटिंग हो जाती है कि वो माइनिंग को मिला देते हैं तो यू शुड ऑलवेज लुक एट इट वेरी केयरफुली। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग अलग करें, माइनिंग अलग करें। तो जो आप 13.9 कह रहे हैं दैट इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप कंसेशन करके उसमें थोड़ा माइनिंग वगैरह भी मिला लें, छत्तीसगढ़ में काफी मैं सुना आजकल माइनिंग हो रही है, तो उससे वो बढ़ जाता है 2-3%। सो दैट इज मिनरल्स और तो एग्रीकल्चर तो प्राइमरी प्रोडक्ट में आता है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आता है, सेकेंडरी में तो आता ही नहीं, आता ही आना नहीं चाहिए। सो दैट इज ए बिग इकोनॉमिक फेलियर सर, उसकी उस पे डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं। और जब भी आत्मनिर्भरता की बात आती है, यू मस्ट रियलाइज, और मतलब हर बच्चा जो बैचलर्स लेवल इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ता है, उसको ये डेवलपमेंटल जो साइकिल है उसके बारे में पता होता है कि पहले आप एग्रीकल्चर में होते, यानी आप खेत में काम करते हैं, फिर खेत के बाद आप जाके फैक्ट्री में काम करते हैं, फिर फैक्ट्री के बाद आप जाके ऑफिस में काम करते हैं। यानी आपकी इकोनॉमी पहले एग्रीकल्चरल बेस्ड होती है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में जाती है, उसके बाद सर्विसेज की तरफ जाती है। तो आप जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है अगर आप देख लें, उनका शेयर ऑफ जीडीपी 75 के ऊपर सर्विसेज से आता है। अमेरिका का 77% है। लोग मजाक उड़ाते हैं अबाउट अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग। अमेरिका इज द सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। हमारा जो शेयर है जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग वो सिर्फ 10% है, लेकिन दैट इज $3 ट्रिलियन सिवाय चाइना के नोबडी मेक्स मोर देन दिस इन मैन्युफैक्चरिंग। बट बिकॉज इट्स a developed economy, 75%, 77% सर्विसेज है। बर्तानिया कनाडा को ले लें तो वो भी ज्यादा है हमारे से, 80% है बर्तानिया सर्विसेज। तो इंडिया इज नॉट देयर येट, कुछ 50% के करीब है, 55% है इंडिया का सर्विसेज का शेयर। तो इंडिया इज ट्राइंग टू लुक लाइक ए डेवलप्ड कंट्री विदाउट बिकमिंग डेवलप्ड। शी जिनपिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट था, उसने कहा कि यूरोप हैज बिकम ओल्ड आफ्टर बिकमिंग रिच, चाइना इज बिकमिंग ओल्ड विदाउट गेटिंग रिच। क्योंकि अभी भी वो 13% जीडीपी पर कैपिटा पे हैं और बूढ़े होने लगे हैं। मुझे लगता है कि इंडिया विल बिकम ओल्ड वाइल बीइंग पुअर। अगर ये 15 साल का आपका जो डिविडेंड है डेमोग्राफिक, अगर आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं करें तो आप गरीब मुल्क ही रहेंगे, मिडिल इनकम इकोनॉमी रहेंगे, विकसित नहीं होंगे। और फिर देन वो जो बुढ़ापा आने वाला है 15 साल के बाद, यू आर गोइंग टू हैव 300-400 मिलियन लोग, 300-400 मिलियन लोग जो 60 साल, 65 साल, 70 साल के ऊपर है, और बर्डन ऑन हेल्थ केयर, बर्डन ऑन पेंशन, रिटायरमेंट। इट्स गोइंग टू बी ए वेरी नाइटमेरिश थिंग। उससे पहले इंशाल्लाह मैं रिटायर हो जाऊंगा ताकि मुझे रोज इसके बारे में फिक्र ना करना पड़े। बट इट इज ए वेरी स्केरी प्रोपोजिशन। तो लोग दे आर नॉट प्लानिंग फॉर दैट, दैट्स माय बिग शिकायत। जी सर, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। जी सर। अचानक से इस ट्रेड वॉर के अंदर मोहन भागवत उतर आए हैं, मैं थोड़ा हैरान हुआ देख के कि उनको एंटर करने की जरूरत क्या थी, उनको एडवाइस करने की जरूरत क्या थी। और कहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड तो चलेगा लेकिन इससे दबाव भी नहीं होना चाहिए। और एक किस्म से एक इनडायरेक्ट बाइकॉट की कॉल आती है कि हम घर में शिकंजी बनाकर पी सकते हैं तो कोल्ड ड्रिंक क्यों पीनी है, जो अपने देश में बनता है, जो देश में बनाना खाना चाहिए, वो क्यों नहीं। वेरी स्ट्रेंज टाइप ऑफ एक स्टेटमेंट कि आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं लोगों से कि आप सॉफ्ट ड्रिंक क्यों पी रहे हैं, आप शिकंजी बना के क्यों नहीं पीते हैं। इसलिए कॉल फॉर बाइकॉट जो मैं उसको पढ़ रहा हूं, वो भले ही इनडायरेक्टली उसको कह रहे हैं कि, लेकिन कह रहे हैं कि हाँ सॉफ्ट ड्रिंक क्यों पीनी, कि ये स्वदेशी नहीं है, ये तो एक किस्म से कहा जाए तो क्या कहते हैं कि स्वदेशी के नाम पर एक बाइकॉट की बात हो रही है अब तो। उसके बाद अपना
अलग अलग किस्म की बातें निकल के आ रही है कि हमेशा हिंदू राष्ट्र का जीवन, हम तो विश्व कल्याण की सोचते हैं, हम तो दूसरी कुछ सोचते नहीं, ये बातें। और अंतरराष्ट्रीय ट्रेड हो लेकिन दबाव भी नहीं होना चाहिए, वो उसको विश्व कल्याण की जो एक क्या कहते हैं फीलिंग है उसके हिसाब से होना चाहिए। अब ये दुनिया को प्रवचन देने पे लग गए साहब। सो दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। देयर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग गोइंग ऑन सर। आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे ओआरएफ फाउंडेशन पे काफी अटैक्स हो रहे हैं कि ओआरएफ फाउंडेशन के बेटे ध्रुव जयशंकर, जो एक्चुअली मेरे उनसे मेरा फेसबुक पे दोस्ती है, वो रिलायंस के पैसे लेकर ओआरएफ ने बेसिकली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ऐसा तब्दील किया कि वो अंबानी आर प्रॉफिटिंग। ये जो तेल की जो पॉलिसी है ना, ऑयल की, जो $16 बिलियन का जो प्रॉफिट हुआ है इंडिया को रीसेलिंग, आपके पास तेल की कीमत कम नहीं हुई। आपके पास कितना है सर लीटर? 100 रुपये है? 105 रुपए। मेरे पास 84 रुपीज है यहाँ पर। घर के पास कल चेक किया मैं, 84 रुपीज पे मैं खरीद रहा हूँ। और आप देखिए, मतलब आपकी वो पीपीपी की बात करते हैं, देयर इज नो कंपैरिजन। आपके पास आपकी सरकार इज नॉट एक्सटेंडिंग द डिस्काउंट जो रशिया से मिल रहा है, वो आपने सिटीजन्स को एक्सटेंड नहीं किया, वो सारे अंबानी की जेब में और पब्लिक सेक्टर कंपनी जिन्होंने रिफाइन की उनके पास गया। सो ये एक टेंशन चल रहा है। सो द टेंशन इज देयर बिकॉज दे आर सेइंग कि जो आरएसएस का जो तबका है बीजेपी में, इट इज वेरी प्रो अमेरिका। क्योंकि जो अमेरिका में बीजेपी सपोर्टर्स हैं वो एचएसएस के हैं, आरएसएस के, जो अमेरिका का ब्रांच है। So they don't want India to become towards China. They still want to be with America. ये एक इंटरनल टेंशन चल रही है बीजेपी के अंदर। दूसरी चीज ये है कि सितंबर की 10 तारीख को मोहन भागवत शायद 75 ईयर्स हो जाएंगे एंड ही मे रिटायर। और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 ईयर्स हो जाएंगे। और एक अलग, ये रूल तो नरेंद्र मोदी ने बनाया था ना अडवाणी को भगाने के लिए, कि आप 75 की उम्र में रिटायर हो जाएं। सो देर इज ए लॉट ऑफ टॉक गोइंग ऑन के देर इज ए डिमांड इंटरनली के अब चेंज हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आरएसएस विदाउट रिस्किंग ए पब्लिक फाइट इनडायरेक्टली प्रेशर कर रही है नरेंद्र मोदी के, या तो स्ट्रक्चर में तब्दीली लेकर आए, बिकॉज बहुत स्टेल हो गए हैं ये तीनों, अमित शाह, जयशंकर, मतलब पुराना रिकॉर्ड की तरह चल रहे हैं। सो देयर नो न्यू आइडियाज कमिंग, वही बातें कर रहे हैं। इंडिया इज वर्ल्ड इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। भाई ये मल्टीपोलर वर्ल्ड लग रहा है आपको? जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो ऐसा भाग के आए थे माथा टेकने के लिए सारी दुनिया, कहीं और नहीं चाहती। देयर इज नो अदर पावर जिसके पास आप भाग रहे हैं। जर्मनी को देख लें आप, नया प्रेसिडेंट में कितने लोग भागे, यूरोपियन यूनियन वाले भी नहीं गए मिलने के लिए छोड़ दें आप सारी दुनिया को। तो सो दिस टॉक, दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, वी आर वन ऑफ द टॉप पावर्स इन द वर्ल्ड, हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ऑल दैट इज रबिश, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी इज रिकग्नाइजिंग कि इट नीड्स फ्रेश फेसेस, इट नीड्स न्यू आइडियाज, लेकिन कोई प्रोमिनेंट बंदा नहीं है जो कैन स्टैंड अप एंड टेक ओवर। तो मुझे लगता है इस वजह से आरएसएस इज ट्राइंग टू डू दैट। दूसरी चीज ये है कि दे आर आल्सो ट्राइंग टू चेंज देयर इमेज। वो आपको पता है कि जो एक लफ्ज निकला था चंद साल पहले कॉल्ड सैफरन टेरर, तो उस लफ्ज से बहुत डरते हैं ये लोग कि कहीं लग ना जाए हम पर। और एक बार वो लग गया इंटरनेशनली तो इट विल बिकम डेवस्टेटिंग फॉर ग्रुप्स लाइक आरएसएस। उनके जितने भी ब्रांचेस वगैरह हैं इंटरनेशनली वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। सो आई थिंक दैट देर इज सम काइंड ऑफ इंटरनल टेंशन, जो आपने पहले भी मोहन भागवत के 2-3 स्पीचेस सुने होंगे। मंदिर मस्जिद के बारे में उन्होंने कहा कि क्या कब तक करते रहेंगे, let's move on. And then he's also talked about के don't take pride in achievements. ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोहन भागवत पिछले 2 साल से मुझे लगता है कि मोदी के पीछे पड़े हुए हैं वो। और देर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन, मतलब राहुल गांधी के कहने के अलावा भी, राहुल महाराष्ट्र का जो इलेक्शन बीजेपी ने जीती है, इट इज बिकॉज ऑफ आरएसएस के परफॉर्मेंस की वजह से। कहते हैं कि कुछ 60 लाख से ज्यादा मीटिंगें उन्होंने करवाई थी, वेयर एज जो लोकसभा का परफॉर्मेंस जो 240 का हुआ, इट वाज बिकॉज आरएसएस सैट आउट द इलेक्शंस। तो वो बीजेपी को सिग्नल करना चाह रहे थे कि वी आर इम्पोर्टेंट पार्टनर। तो मुझे लगता है कि वो उस तरह है। और ये टैरिफ से अगर इकोनॉमी पे असर होगा
तो इट कुड रियली ब्रिंग अबाउट चेंज फ्रॉम इनसाइड बीजेपी। जी, एक आखिरी सवाल लेते हैं, बिल्कुल 1 मिनट का आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर है जी। बहुत कई महीनों से एफआईआई तो इंडिया को छोड़ रही है जी, डीआईआई तो लगातार स्टिक कर रही है और पैसा आ रहा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। जी। ऐसी क्या सुनामी है जो एफआईआई इंडिया में देख रहे हैं और जो हमारे लोग नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, एक तो मैन्युफैक्चरिंग देख रहे हैं वो, दूसरी चीज ये है कि जो 2 साल पहले जो एशिया और यूरोप ने एक डी लिंकिंग डी रिस्किंग वाली पॉलिसीज जो शुरू की थी चाइना के साथ, उस रेस इंडिया हार गया है टू वियतनाम एंड मेक्सिको और अमेरिका से। तो पिछले 3 साल में जो सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आए हैं वो अमेरिका में आए। चाइना से जो, अगर आप जाके देखें 19 से 22 तक देखें तो चाइना के 300-400 बिलियन डॉलर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे हर साल, वो एकदम 90% गिर गए चाइना के, बट दे हैव नॉट बीन रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स इंडिया। वो चाइना +1 वियतनाम बन गया, और जो फ्रेंड शोरिंग, होम शोरिंग, नियर शोरिंग जो बातें हो रही थी वो मेक्सिको बन गया है। तो मेक्सिको वेंट फ्रॉम बीइंग द 3rd बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ अमेरिका टू द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। नंबर 1 है मेक्सिको, और सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का मेक्सिको के साथ है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, राइट। सो ये जिक्र डिस्कशन ज्यादा नहीं होता, बट इट इज अपेरेंट टू इन्वेस्टर्स वगैरह के इंडिया हैज लॉस्ट द बेट रेस ऑन चाइना +1 वाली पॉलिसी। चाइना कि रिप्लेस तो छोड़ दें, बहुत दूर की बात है वो, बट चाइना +1 वाली पॉलिसी सिर्फ एक सक्सेस है, विच इज आईफोन्स, जिसके वजह से ये बात छुप जा रही, वरना पोल खुल जाती थी। आपको पता है कि एप्पल के 4 मेजर प्रोडक्ट्स है ना, एक आईफोन है, फिर लैपटॉप है, आईपैड है और घड़ी है। 3 चीजें वियतनाम में बनती हैं सिर्फ आईफोन इंडिया में, और इंडिया में जो आईफोन बनता है वो सिर्फ यूएस मार्केट के लिए। वर्ल्ड मार्केट का आईफोन वो अभी भी चाइना में बन रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है। जी, तो दर्शक मित्रों, इसी के साथ हम लेंगे इजाजत आपसे, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका भी और डॉक्टर खान का भी कि उन्होंने काफी महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो कई विषयों के ऊपर रखे हैं, और उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। आपकी फीडबैक भेजिएगा, बताइएगा प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं। डॉक्टर खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से कि आप आए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रखे हैं जो कि आंखें खोलने वाले हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।